डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए। पहले अपने खुद 10 मिनट इस क्वेश्चन को दीजिए और फिर मैच करने की कोशिश करिएगा क्या आप लोग इसको लगा पा रहे हैं। और ये सवाल बहुत ही अच्छा है और एक करंट से रिलेटेड है। लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का शब्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किया जा रहा था और पिछले 5-6 निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उपयोग किया और उसी का नतीजा है कि यह क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यह सवाल आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड है। अब देखिए, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया। और पहली बार एक थिंकर हैं ग्रोट, GROTE, उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो हमारे सरकारी अधिकारियों की आलोचना कर सकते हैं। बाद में इस संवैधानिक नैतिकता का प्रथम बार संविधान सभा के बहस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूज किया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम in Indian context it was used by Dr. BR Ambedkar at the time of Constituent Assembly debates। वैसे भी अगर आप देखिएगा तो संविधान में नैतिकता का शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता का कहीं उपयोग नहीं हुआ है। और संविधान में जो नैतिकता का उपयोग हुआ है, अगर आप वो बात करिएगा वो कहां पे उपयोग हुआ है। संविधान में नैतिकता के शब्द का उपयोग हुआ है अनुच्छेद 19 के अंदर, 19(2) के अंदर, 19(4) के अंदर, 25 के अंदर, 25 अनुच्छेद के अंदर और 26 अनुच्छेद के अंदर। द वर्ड मोरालिटी हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। 19(2) के अंदर यूज हुआ है। 19(2) किससे रिलेटेड है? 19(1)(a) से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये पॉइंट हम आपको केवल बताने के लिए आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि संवैधानिक नैतिकता और यहां पे जो मोरालिटी यूज किया गया है उसमें थोड़ा सा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, नवतेज सिंह जौहर वाले जजमेंट में और अन्य सारे जजमेंट्स में कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, पब्लिक मोरालिटी नहीं है। संवैधानिक नैतिकता है वो जनहित या जनमानस की नैतिकता नहीं है। तो मोरालिटी का शब्द वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार यूज किया गया है। एक 19(1)(a) को रोकने के लिए आपके 19(2) में इसका उपयोग किया गया। 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज मोरालिटी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 8 युक्तियुक्त निर्बंधों पर रोका जा सकता है और उसमें एक निर्बंध है नैतिकता। फिर अगर आप बात करिएगा तो आर्टिकल 19(1)(c) आप देखिएगा, ये आपका है 19(1)(c) क्या है? फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट, आपके फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको संघ, समागम और सहकारिता समिति बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको भी सीमित किया गया है नैतिकता के आधार पे। मतलब आप संघ बनाते हैं, समागम करते हैं, तो समागम या संघ जो भी होगा वो नैतिक होगा। फिर आर्टिकल 25 आपका बोला गया है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, सिटीजंस विल एंजॉय फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, सिटीजंस एंड फॉरेनर्स सबके लिए 25-26 है। तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ आपके एक तरह से कहा जाएगा कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता
से सीमित किया जा सकता है आपके धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रसार करने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता को। 26 में भी आपका बोला गया है कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बाय रिलीजियस इंडाउमेंट्स कैन बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। धार्मिक संगठनों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर। तो ये नैतिकता का शब्द संविधान में 4 बार उपयोग किया गया, लेकिन कहीं पे स्पष्ट रूप से संवैधानिक नैतिकता को नहीं कहा गया है। वैसे संवैधानिक नैतिकता का स्रोत हमारे देश में क्या है? तो जनरली अगर आप बात करिएगा तो संवैधानिक नैतिकता का स्रोत है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जीवन का अधिकार, फिर विधि सम्मत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर प्रियम्बल में कुछ आपके डॉक्ट्राइन्स हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, न्याय सुनिश्चित करना है देश में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो अगर आप देखेगा तो नैतिकता का, संवैधानिक नैतिकता का स्रोत हमारे संविधान में ही दिया गया है, और वो स्रोत कहां पे मिल जाएंगे? जीवन के अधिकार में, विधि सम्मत प्रक्रिया में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण में मिल जाएगा आपको, और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में मिल जाएगा आपको, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में मिल जाएगा। इसी तरह से भाईचारे में आपको यह बात मिल सकता है, संवैधानिक नैतिकता की बात आ जाएगी। तो यहां पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप संवैधानिक नैतिकता से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। संवैधानिक नैतिकता संविधान में निहित है और उसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। तो इसके आवश्यक पहलू क्या क्या है? जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, सोशल जस्टिस है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, राइट टू लाइफ है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। तो इसी पे आधारित आपके हैं ये जो संवैधानिक नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, ये इसी पे आधारित है। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सबों पे आपका आधारित है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करिए। तो यह बात आपको जानना है कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ यही है कि हमारे देश में संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो लक्ष्य हैं, उसी के अनुसार हमारे देश में कार्य हो, इसी को संवैधानिक नैतिकता बोला जाता है। और संवैधानिक नैतिकता हमारे नीति निर्माण करने वाली संस्थाओं को, नीति के निर्वचन करने वाली संस्थाओं को मार्गदर्शन करता रहता है कि जो विधि बनाया गया है या जो विधि का निर्वचन करना है संविधान के अनुसार है कि नहीं। तो इट गाइड्स द लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस as well as law interpreting organizations that the law made by the legislature is in accordance with the morality of the constitution or not, is in accordance with the core values of the constitution or not। संविधान के मूल आपके लक्षणों के अनुसार हैं कि नहीं है, और अगर नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे नियमों को, ऐसे विधियों को शून्य और अमान्य घोषित कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, वो सिद्धांत और वो आपके जो एक तरह से कहा जाएगा कि मूल्य जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है, उसी को हम संवैधानिक नैतिकता कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब देखिए किस किस मामलों में ये बात आप देख सकते हैं, बड़े सारे केस आपके हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार 4-5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक बड़ा उपयोग है
अगर आप बात करिएगा तो ये किसमें देखने को मिलेगा? केशवानंदन भारती केस में। केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता क्या है कि संविधान के कुछ मूल बातें हैं जिनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। संसद के पास संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी तरह से आप रीसेंट जजमेंट्स कुछ देखिए। पहला एक जजमेंट आया था नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को नल एंड वॉइड किया। जो सेक्शन 377 है आपके आईपीसी का, इसको हाई कोर्ट ने शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। नाज फाउंडेशन वाले केस में हाई कोर्ट ने शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। बाद में इसी सेक्शन 377 के इस जजमेंट को चैलेंज किया गया था 2013 में, और ये जो 13 में आपका चैलेंज हुआ कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन, ये जजमेंट 2013 में चैलेंज हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने क्या किया, जो दिल्ली के हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको नल एंड वॉइड कर दिया और वापस से 377 को स्टेब्लिश कर दिया। इसका मतलब होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम तब भी आपका बना दिया गया। फिर फाइनली ये आपका जजमेंट दोबारा आप देखिएगा एक मेजर केस है, और वो केस है नवतेज सिंह जौहर। This is the final verdict of Supreme Court, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये जजमेंट है, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि पब्लिक मोरालिटी नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नॉट पब्लिक मोरालिटी। भारत के नागरिक, भारत के समुदाय, भारत के जन के मानस के लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान क्या सोच रहा है, संविधान क्या मानता है नैतिक और संविधान क्या मानता है अनैतिक, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दिया, और नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। It declared section 377 of IPC as null and void। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, साबरीमाला वाला निर्णय, साबरीमाला का निर्णय, साबरीमाला केस 2019। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2019। इस वाले मामले में भी अगर आप बात करिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पब्लिक मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनमानस क्या सोचता है कि इस उम्र से इस उम्र की महिलाएं साबरीमाला के मंदिर में नहीं जा सकती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समता। संविधान क्या कहता है कि जेंडर इक्वेलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारी मान्यताएं और परंपराओं से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संविधान में जो अनुच्छेद 14 है, संविधान में जो अनुच्छेद 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जब ऐसा नहीं कर सकता तो किसी एक पर्टिकुलर उम्र की महिलाओं को आप किसी मंदिर में नहीं जाने दीजिएगा, तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके पहले एक और मेजर निर्णय आया है, के एस पुट्टुस्वामी
तो ये बेसिकली केस किससे रिलेटेड है? आधार वाला मामला है, ये आधार वाला मामला है, जिसमें आधार को मैंडेटरी मैक्सिमम आपके फंक्शंस में जब भी आप कोई काम करवाने जाइएगा या कोई भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आधार को मैंडेट कर दिया गया था। यहां तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आधार सीक करना शुरू कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फिर राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट इंटैक्ट रखा। हालांकि आधार में बहुत सारी बातें चुनौती में आई थी कि मनी बिल है कि नहीं है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मनी बिल लोकसभा में ही पास हुआ, राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक रखा गया। लेकिन इसी में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया, निजता के अधिकार को अपहोल्ड किया किसके अंदर? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये भी बात आप देखिएगा, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे ही उसने एक्सेप्ट किया। तो ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये भी आपका बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। निजता का अधिकार आपके जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सहारे ही इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया। फिर एक और पॉइंट आप देखिएगा, जोसेफ साइन, यह भी एक केस आपका आया जिसमें एडल्ट्री व्यभिचार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नल एंड वॉइड आपका किया, जिससे सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया। तो ये भी आप देखेगा, इसमें भी जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट आपका है। तो ये आप बात देख सकते हैं कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को नल एंड वॉइड किया। तो वेरियस केसेस में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंपॉर्टेंट दिया है, ना कि पब्लिक मोरालिटी को। जनमानस की नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने किसको माना है? संवैधानिक नैतिकता को ज्यादा महत्वपूर्ण आपका माना है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इंटरप्रिटेशन में या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के डॉक्ट्राइन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका यह है कि कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कोई आपका क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता का अभाव है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसके वजह से यह सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे चला जा रहा है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे चला जा रहा है। आत्मनिष्ठ निर्वचन इसका होते जा रहा है, यह समस्या आपका है। दूसरी बात, इसी का उपयोग करके कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म प्रमोट होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म से प्रॉब्लम किस चीज की निकल के सामने आती है? जुडिशियल ओवर रीच। यह भी चुनौती है। तो इसका परिभाषा नहीं स्पष्ट है और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जा रहा है इसका, और जुडिशियल ओवररीच की संभावना है। और यह भी प्रॉब्लम है कि इससे आपका क्या होगा? इससे आपके जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि एक ओवरसीट कमिटी बनाया जाए जो क्लियर कट इस पे जांच रखे, ध्यान रखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रॉपर डिफिनेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर इसका यूज हो रहा है कि नहीं, इसको कुछ टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की जाए, कुछ कंक्रीट इस पे डेफिनेशन आने की पॉसिबिलिटी हो, तो जाके जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जा सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। तो आप यहां पे बता दीजिएगा कि संवैधानिक नैतिकता किस पे आधारित है? संवैधानिक नैतिकता आपके अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि सम्मत प्रक्रिया पे निर्भर करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे डिपेंड करता है। और फिर आप देखिएगा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आपका ये संवैधानिक नैतिकता आपका निर्भर करता है।
फिर आप देखिएगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उस पे भी निर्भर आपका करता है। तो ये सारा आप इसमें इंपॉर्टेंट बता देगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? द कोर वैल्यूज एंड द, आपके कहा जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। संविधान के वो मूलभूत आपके सिद्धांत और मूलभूत आप कहिएगा मूल्य जिस पे संविधान निर्भर करता है, उसको हम संवैधानिक नैतिकता करते हैं। जैसे जिसके ऊपर संविधान चल रहा है, जो पहली बार आप एक तरह से स्पष्ट निर्वचन देखिएगा, केशवानंदन भारती केस में भी इसका उपयोग किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी के सहारे से ले आया गया। फिर आपका क्या है? विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस कई सारे हैं। नाज फाउंडेशन वाला है, जोसेफ साइन वाला केस है जिसमें एडल्ट्री को, व्यभिचार को आपका शून्य अमान्य घोषित किया गया है। फिर आप साबरीमाला वाला केस देख सकते हैं, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन देख सकते हैं। फिर आप राइट टू प्राइवेसी वाला केस देख सकते हैं। तो विभिन्न निर्णय हैं। नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी वर्सेज आपके जो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केस है, जिसमें आपका इसमें क्या किया गया है, इसमें जो सर्विसेज थे वो गवर्नर के अधीन किया गया, उसको भी 2018 में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी के डॉक्ट्राइन पे इसको सही बताया कि देश के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट को ही राइट है कि वो जो आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़ के बाकी सारे मामलों में दिल्ली गवर्नमेंट ही आपका रूल करेगा। इसको भी आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस आपका बना दिया, वो तो दूसरी बात है। लेकिन जो जजमेंट ओरिजिनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में दिया था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी के बेसिस पे ही दिया था। तो ये सारे आपके केसेज यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।